नाज़रीन, रूस ने जदीद तरीन जंगी तैयारे मैदान के अंदर उतार दिए हैं। Su-57 नई जनरेशन फाइटर जेट जो है वो रशिया मैदान में उतार चुका है। इसने नेटो को इस वक्त हिला के रख दिया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मॉस्को का दौरा कर रहे हैं। डेट सामने आ गई है। ईरान और रशिया की कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डील फाइनली होने जा रही है। एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री यहां पर रकम होने जा रही है। ईरान के साथ बहुत बड़ी पावर आ खड़ी होगी, तो इसराइल को डेफिनेटली किसी तौर पर बात कबूल नहीं है, वेस्ट को, अमेरिका को किसी तौर पर यह कबूल नहीं है। तो ईरान रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसकी डेट फाइनली अनाउंस हो गई है। इस बारे में बात करेंगे और नई रिपोर्ट सामने आ रही है इसराइल के हमले के हवाले से, और यह कि इसराइल वो कैपेबिलिटी नहीं रखता जंग करने की ईरान के साथ। अगर इसराइल जंग की गलती करता है ईरान के साथ तो एक बहुत बड़ी डिफीट, टोटल डिफीट उसको उठाना पड़ेगी। ईरान से वो किस तौर पर जंग जो है वो जीत नहीं सकता है। ये रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। गजा में एक बार फिर स्टैबिंग अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं, यानी खंजर के साथ जो हमले होते हैं वो जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। ईरान और टर्की, अहम तरीन मुलाकात ईरान और टर्की के दरमियान हुई है, जबकि जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दमिश्क पहुंचे हुए हैं। ये पहला दौरा है फॉल ऑफ दमास्कस के बाद। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर की जुलानी के साथ मुलाकात हुई है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। ईरान और रूस ने फिलहाल नेटो और इसराइल को हिला दिया है। दो बड़ी खबरें एक साथ रशिया से सामने आई हैं। रशिया से एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आई जिसने इसराइल, अमेरिका और नेटो को फिलहाल जो है वो हिला के रख दिया है। एक तरफ रूस ने अपने मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स जो है वो नई जो सीरीज है वो मैदान में उतार दी। यानी अब देखें ना कि जैसे अमेरिका के हैं F-15, F-16, इसी तरह सीरीज चलती चलती आज के जदीद तरीन के अंदर F-35 जो है वो देखे जाते हैं। इसी तरह जो रशिया की ये पूरी सीरीज है, आज उनके जो जदीद तरीन है वो Su-35 है। अमेरिका का 5th जनरेशन जो फाइटर जेट जदीद तरीन इस वक्त कम्बैट मिशन के अंदर है वो F-35 है, जिसको इसराइल भी इस्तेमाल करता है। और रशिया का इसके मुकाबले में Su है, और चीन का जो है वो J-35 है। ठीक है, तो अब रशिया कौन सा लेकर आया है? Su-57। ये बिल्कुल एक नई जनरेशन और नए फाइटर जेट्स न्यूली जो प्रोड्यूस हुए हैं, आज पहली बार वो रशियन एयरफोर्स के हवाले किए गए। यानी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यूली प्रोड्यूस Su-57 वो जंग के अंदर उतार दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त नेटो के लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने अनाउंस किया है कि मोस्ट अवेटेड जो स्ट्रेटेजिक कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप डील है वो साइन होने जा रही है। ईरान की ये तारीख का माइलस्टोन होने जा रहा है कि वो डेट बाकायदा तौर पर सामने आ गई है। खबरें तो हम पिछले महीनों में भी आपके सामने देते रहे कि ये डील तैयार हो रही है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की जा रही हैं, वो बैकग्राउंड आप जानते हैं। अब वो लम्हा आ चुका है, वो डेट बाकायदा तौर पर आ चुकी है। ईरान के सदर इसके लिए खास तौर पर रशिया का दौरा कर रहे हैं, वहां पर ये डील जो है वो साइन की जाएगी। और नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रगल है फॉर एक्वायरिंग फाइटर जेट्स, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड के लिए तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और इस्लामिक वर्ल्ड में खासकर मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान, क्योंकि ईरान वो कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड का जो बरह रास्त इंपीरियलिज्म से लड़ रहा है। सारा जो मलबा गिरता है वो ईरान के ऊपर गिरता है। ईरान इज द ओनली कंट्री इन इस्लामिक वर्ल्ड जो बरह रास्त इंपीरियलिज्म से लड़ रहा है। सारी जो पावर्स हैं वेस्ट की, उनका जो सारा ध्यान है वो ईरान के ऊपर है कि ईरान को किस तरह से रोकना। तो फाइटर जेट्स जो हैं इनको एक्वायर करना ये दहाइयों के ऊपर मुबनी एक स्ट्रगल है, क्योंकि अब देखिए उसके पीछे वजह इसराइल है ना। इसराइल की मिडिल ईस्ट के अंदर एयर सुपीरियरिटी है, और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर किसी के पास भी वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है जो इसराइल का सामना कर सके। आपको याद है कि जो अरब इसराइल वॉर हुई थी, यहां से पाकिस्तानी पायलट गए थे जिन्होंने इसराइली तैयारे गिराए थे, और वो रिकॉर्ड है आज तक इसराइली एयरफोर्स को ऐसा कोई धचका नहीं दे सका जैसे पाकिस्तानी पायलट्स ने दिया। उनके जंगी तैयारे जो है वो गिराए। तो एक बैकग्राउंड है कि किसी भी, सिर्फ मिडिल ईस्ट के ममालिक नहीं, किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास जदीद फाइटर जेट्स नहीं होने चाहिए, ताकि इसराइल की कोई जंग चल रही हो तो किसी दूसरे रीजन से इस्लामिक कंट्री आकर सपोर्ट ना कर दे। अब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में तो नहीं आता है ना, तो पाकिस्तान ने अरब इसराइल वॉर में जाकर इसराइली जंगी तैयारे गिराए ना, तो उसके बाद उन्होंने कैसी पॉलिसी बनाई कि भाई किसी इस्लामिक, ऑलरेडी भी ये पॉलिसी थी लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया कि किसी इस्लामिक कंट्री के पास जो है वो नहीं होना चाहिए फाइटर जेट्स। क्या
جو اسلامک ورلڈ ہے اس کی اکانومی نہیں ہے کہ وہ خرید نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو سینکڑوں جنگی طیارے خرید سکتے ہیں، لیکن ان کو بیچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ وہ اسرائیل کی ہے. باقی تو ہر چیز لی جا سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں سعودی عرب کے کتنے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، وہ 30-40 سال سے ان کو اپنے ملک میں اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو لانے کے لیے باقاعدہ فتویٰ دیا گیا، مطلب باقاعدہ فتویٰ حاصل کیا گیا کہ کسی غیر ملکی فوج کا سعودی عرب میں داخلہ منع تھا. تو جب امریکی فوج آئی تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر فتویٰ لیا گیا. تو سعودی عرب کتنا بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، لیکن سعودی عرب کو نہیں دیے انہوں نے جنگی طیارے. باقی قطر، یو اے ای کتنے بڑے اتحادی ہیں ان کے، لیکن ان کو جنگی طیارے انہوں نے نہیں دیے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ صرف وہی ہے کہ اسلامک ورلڈ میں کسی کے پاس یہ نہیں ہوگا. جارڈن بھی تو دیکھیے ان کا کتنا بڑا اتحادی ہے. تو یہ ایک لانگ سٹرگل ہے. تو اس کے لیے اب بہت سارے اسلامی ملک خاص کر ایران کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو وزٹ ہونے جا رہا ہے یہ اس تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک طرف Su-57 انہوں نے اتار دیے ہیں، ایرانی صدر وہاں پر جا رہے ہیں، اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے فائٹر جیٹس کے حوالے سے. تو اب ناظرین رشیا نے یہ جو اپنا نیا فائٹر جیٹ اتارا ہے اس کو دا کنگ آف دا اسکائز کا نام دیا گیا ہے. دا کنگ آف دا اسکائز یہ رشیا نے اس کو نام دیا ہے. اس سے ان کی جو فائر پاور ہے، ان کی جو ایئر ڈومیننس ہے اس کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور پہلا اس کا استعمال یوکرین وار کے اندر ہوگا. ذرا کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یہ اس وقت ویسٹ کی سب سے بڑی خبر ہے. ویسٹرن میڈیا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، ٹاک شوز، آرٹیکلز، مطلب پوری ڈسکشن اس کے اوپر اس وقت ہو رہی ہے. رشین ایئر فورس ایکوائرڈ فریشلی پروڈیوسڈ Su-57 اینڈ Su-34. رشیا ڈپلائز کنگ آف اسکائی فائٹر جیٹس. The Su-57, a stealth 5th generation fighter jets, dominates across air, land and sea. Air operation or land or sea, ہر جگہ پر یہ ڈومینیٹ کرے گا. While the Su-35 unleashes devastating long range strikes on the fortified targets. اور Su-34 بھی انہوں نے حوالے کیا ہے اپنی ایئر فورس کے. Su-34 جو ہے یہ لانگ رینج میں اٹیک کرنے کے لیے بہت ایکوریسی ہے اس کی. اس کے علاوہ لمبی چوڑی رپورٹ ہے، 2-3 صرف لائنیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ماسکو ڈٹرمینیشن ٹو ڈومینیٹ دا اسکائز اینڈ دا بیٹل فیلڈ. ماسکو نے بیان جاری کیا کہ یہ فائٹر جیٹ اتار کر ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ وی ول ڈومینیٹ آن دا اسکائز. یہ جو ایئر فورس ہوتی ہے نا ناظرین، اس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. ایئر فورس کا جو کردار ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی ملک کو جنگ جیتنے کے لیے، اپنی سوورینٹی کے لیے، اور اپنی اس فریڈم کی پروٹیکشن کے لیے. بھائی آپ کی فضا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی فضاؤں میں کوئی اور آ کر گھومتا رہے، تو یہ ایئر فورس تو بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر پھر ایک پورا ایک سمجھ لیں کہ بیٹل ہے کہ کس کے جنگی طیارے زیادہ ایڈوانس ہوں گے. تو یہ بیٹل ہے جو چل رہی ہے بڑی طاقتوں کے درمیان. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہا ہے، اور ٹرکی بھی اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہا ہے. اب ٹرکی کو بھی دیکھیے، ٹرکی کتنا بڑا اتحادی ہے ویسٹ کا، امریکہ کا. ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، لیکن وہ واحد نیٹو کا ممبر ہے جس کو جنگی طیارے نہیں ملے. مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل. حالانکہ اسرائیل کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کی انہوں نے کافی کوشش کی ہے. ٹرکی کی اردگان کی ملاقات نتنیاہو کے ساتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ سب جانتے ہیں. اور اردگان اسرائیل کا دورہ بھی کرنے والے تھے 7 اکتوبر سے پہلے، یہ طے ہو چکا تھا. اور اس ساری جنگ میں رپورٹس ہیں کہ آئل جو ہے وہ آذربائیجان سے وایا ٹرکی آتا ہے اسرائیل. اس سے بڑی اور کیا بات؟ مطلب انہوں نے کافی کوشش کی ہے لائلٹی ثابت کرنے کی، لیکن پھر بھی ان کو نہیں دیے گئے، ٹرسٹ نہیں کیا گیا ان کے اوپر. تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ٹرکی بھی اپنے 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنا رہا ہے، انڈیا اپنے 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنا رہا ہے. انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا یہ جوائنٹلی پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے لیے. تو آنے والے جو مہینے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہاں پر پاور جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، یعنی جس میں رشیا، چائنا اور امریکہ صرف یہی پروڈیوس کر رہے تھے 5th جنریشن جو فائٹر جیٹس ہیں، اب اور بہت سارے ممالک ہیں اور بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں جن سے ایکوائر یہ کیے جا سکتے ہیں. ان کی جو مکمل ڈومیننس ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب ایران کے پاس چائنا کا بھی آپشن ہے، باقی ممالک کے پاس بھی دوسرے. دیکھیں نا انڈیا ہے تو انڈیا کے کتنے اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں.
मिडिल ईस्ट में देखिए, अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुवैत के दौरे के ऊपर गए हुए थे, जहां पर उनको हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड है कुवैत का वो उनको दिया गया। यूएई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के। यूएई का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी आपको पता है किसकी सुपरविजन दी गई है? इंडिया सुपरविजन कर रहा है यूएई के न्यूक्लियर प्लांट की, कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं कर रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के दीगर मालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के। तो ऑप्शंस और भी आ रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका या वेस्ट नहीं है, बल्कि दीगर ऑप्शंस भी हैं कि भाई साउथ कोरिया और इंडोनेशिया बना रहे हैं, इंडिया बना रहा है, टर्की बना रहा है। तो काफी मुल्कों से अब ऑप्शन होगा तो कि एक नहीं तो दूसरे से एक्वायर कर लिए जाए। तो जो इजराइल की एयर सुपीरियरिटी है वो पूरी तरह से आने वाले महीनों में चैलेंज हो जाएगी। एक तरफ इजराइल के खिलाफ ये सारी चार्जशीट है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो कुछ इन्होंने गजा में किया है ये चार्जशीट खत्म होने वाली नहीं है। एक तरफ इजराइल के खिलाफ ये सारी चार्जशीट, एक तरफ रीजनल जो सारा शिफ्ट आ चुका है, एक तरफ जो वर्ल्ड ओपिनियन बदल चुकी है, एक तरफ इजराइल जो पराया स्टेट बन चुका है, और दूसरी तरफ उसकी ये सारी डोमिनेंस जो है वो चैलेंज होने जा रही है। तो आने वाले महीने बड़े तारीखी होने जा रहे हैं दुनिया की हिस्ट्री के अंदर। द Su-34 ऑफन कॉल्ड द फ्लाइंग टैंक बाय पायलट्स। Su-35 को उन्होंने फ्लाइंग टैंक का नाम दिया। फ्लाइंग टैंक, एक टैंक होता है ना जमीन के ऊपर चलने वाला, इसको उड़ने वाला टैंक, मतलब बड़ा तबाहकुन उन्होंने इसको करार दिया। These deliveries are also likely to draw the attention of NATO and other Western military alliances। इसने पूरी तरह से नेटो और बाकी वेस्टर्न अलायंसेस उनको हिला दिया और उनकी तवज्जो ये है कि भाई इधर क्या हो रहा है। इसके अलावा नज़ीर उन्होंने बताया कि 40 न्यू फाइटर जेट्स अब रशिया अपनी एयरफोर्स के हवाले कर रहा है, जिसमें Su-30 है, 34 है, 35 है एंड 57 है। मच हाइप्ड Su-57। तो ये फाइटर जेट्स के हवाले से एक पूरी ग्रेड गेम है, एक पूरी स्ट्रगल है, एक पूरा बैकग्राउंड है और पूरा पावर ऑफ बैलेंस है। और फिलिस्तीन की आज़ादी, बहुत सारे इस्लामी मुल्कों की फ्रीडम, सुवेरेनिटी, वो सारी एयरफोर्स के साथ जुड़ी हुई है। और एक पूरी प्लानिंग के तहत एयरफोर्स एक्वायर नहीं करने दी गई, लेकिन अब चीजें काफी हद तक तब्दील हो रही हैं। अब नज़ीर जो अगली खबर है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो दौरा कर रहे हैं मॉस्को का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दौरा। जरा 2-3 हेडलाइंस देखिए। ईरान रशिया टू साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन जनवरी। रशिया एंड ईरान टू सील बेस्टी फॉर एवर पैक्ट इन जनवरी। बेस्टी फॉर एवर, और इसमें मिलिट्री के अलावा एनर्जी होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तमाम इसमें जो बाकी फील्ड्स हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो अब नाज़रीन बात यह है कि ईरानी जो सदर हैं वो मॉस्को का दौरा करेंगे जनवरी में, वहां पर बाकायदा तकरीब रखी गई है, ये साइन होगा और ईरान की जो आइसोलेशन का दौर है कई डेकेड्स का वो बिलाखिर खत्म होगा और ये एक माइलस्टोन होने जा रहा है, ये एक हिस्ट्री होने जा रही है और एक ग्रेट पावर, दुनिया की एक सबसे बड़ी पावर वो ईरान के साथ खड़ी हो रही होगी। तो ये मतलब ईरान की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जब ईरान आइसोलेशन में था, इंटिमिडेशन उसके खिलाफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा था, अब रशिया उसके साथ खड़ा होगा, एक मुआहदे के तहत, दिफाई मुआहदे के तहत साथ खड़ा होगा। ईरान के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाया गया तो रशिया उसमें जो है वो साथ देगा और बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है जो नहीं मिल सके ईरान को, इस मुआहदे के बाद वो मिल जाएंगे। अब नज़ीर जो डेट रखी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग है। डेट नज़ीर रखी गई है 20 जनवरी, और 20 जनवरी कौन सी डेट है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी की डेट है। दुनिया इंतजार कर रही है 20 जनवरी का और इस वक्त पूरी दुनिया इस अंदाज में चल रही है कि 20 जनवरी से पहले क्या होगा और 20 जनवरी के बाद क्या होगा। बहुत सारे काम वो इस तरह से कर रहे हैं कि 20 जनवरी के आने से पहले पहले, ट्रंप के आने से पहले पहले कर लिए जाएं, और बहुत सारे इंतजार में है कि 20 जनवरी के बाद हमारे ये काम होंगे। तो दुनिया चल रही है 20 जनवरी के पहले और 20 जनवरी के बाद। उस 20 जनवरी को ये मतलब एक पूरी सिंबॉलिक इसकी अहमियत है ना, कोई और दिन भी तो रखा जा सकता है। तो 20 जनवरी को ट्रंप अपना ओथ ले रहे होंगे तो मॉस्को के अंदर प्यूटन और ईरानी सदर मिल रहे होंगे और ये डील साइन कर रहे होंगे। तो रशिया सिंबॉलिकली एक पैगाम ये भी दे रहा होगा ट्रंप को कि अब ईरान वो वाला ईरान नहीं है जो 2016 से 20 वाला था, अब ईरान कुछ और है जिसके साथ रशिया एक बाकायदा मुआहदा कर चुका है। वो मुआहदा जो उसने चाइना के साथ किया है, वो मुआहदा जो उसने नॉर्थ कोरिया के साथ किया है, अब वो ईरान के साथ वो मुआहदा कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल नाज़रीन ये भी है कि क्या रूस की इस डील से पहले पहले, इस साइनिंग से पहले पहले क्या वो हमला करेगा ईरान के ऊपर? सवाल है ना कि इजराइल तो कभी नहीं चाहता कि ये डील हो, ईरान किसी तौर पर पावरफुल हो, ईरान के साथ कोई मुआहदे किए जाएं, ईरान के आइसोलेशन खत्म हो, ये किसी तौर पर इजराइल नहीं चाहता। तो
ऑलरेडी खबरें भी हैं कि इजराइल तैयारी कर रहा है और नेतन्याहू ने अपनी बीवी को भी ट्रंप के पास भेजा कि इजाजत दी जाए ईरान के ऊपर हमला करने की। तो क्या वो इससे पहले हमला करेंगे, इस डील के साइन होने से पहले, ट्रंप के आने से पहले? और क्या उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा दरम बरम कर दें कि सब कुछ उलट पुलट हो जाए, ये डील हो ही ना सके? ऐसे तो कोई कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है। वगरना अमेरिका तो ये भी चाहता है कि चाइना और रशिया अलहदा हो जाएं, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। प्यूटन से सवाल भी हुआ और प्यूटन ने कहा कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और ये इनको तोड़ना मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह ईरान, रशिया, चाइना ये बहुत करीब जा चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है हमला, उसके बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुसाद ने ये सजेशन दी है कि इजराइल के ऊपर जहां से भी रॉकेट आए, चाहे यमन से आए, चाहे लेबनान से आए, जहां से भी आए, उसका जवाब ईरान के ऊपर हमले से देना चाहिए। हमला जो है वो ईरान के ऊपर होना चाहिए, बेशक रॉकेट यमन से आए। मुसाद चीफ रिकमेंडेड अटैकिंग ईरान एंड नॉट हौसी इन रिस्पॉन्स टू रॉकेट फायर ऑन इजराइल। बाद में मुसाद की जानिब से इसका जब वो डिनाई भी किया गया कि ऐसी हमने कोई बात नहीं की। अच्छा, अब नाज़रीन, इजराइल से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट यह है कि इजराइल इतना पावरफुल नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ सके। इजराइल की वो पावर नहीं है कि ईरान के साथ वो बाकायदा जंग कर सके। उसकी इकॉनमी मजबूत है, उसके पास जदीद तरीन एयरफोर्स है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, नेटो खड़ा है, ये बात अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जब बात आती है जंग की तो फिर इजराइल के पास ये पावर नहीं है कि वो ईरान को जाकर हरा सके। ईरान इज अ मेजर पावर। इजराइल में बैक डाउन फ्रॉम वॉर। इजराइली मीडिया सेज ईरान्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ raising concerns about Israel's ability to sustain a war of attrition, suggesting Israel would ultimately avoid conflict with Iran. और फिर देखिए वो कह रहे हैं कि ईरान के पास hundreds and thousands of missiles हैं and resources including minerals, natural gas and oil, and whether Israel is capable of engaging in a war of attrition with Iran, emphasizing that issue is more complex. ईरान के पास एक फायर पावर है, उनके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल है, बाकी मिनरल्स हैं। तो देखें, बात यह है कि अगर वो हमला करते हैं, अपनी फोर्सेस भेजते हैं, तो ईरान की टेरिटरी इतनी बड़ी है, जियोग्राफिकली उसको बहुत सारे एडवांटेज हैं, मैन पावर उसके पास बहुत बड़ी है, तो ये इजराइल के लिए किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है कि वो ईरान में उसकी फौजें उतरें और जंग जीत जाए। वो ईरान से पॉसिबल ही नहीं है। और जितनी मर्जी बमबारी कर ली जाए, किसी मुल्क को हराया नहीं जा सकता। और फिर अगर ये बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर, तो ईरान के पास भी तो ये हजारों लाखों मिसाइल पड़े हुए हैं, तो वो भी तो वो इस्तेमाल करेंगे। और हिजबुल्लाह याद रखे वहीं पर है, यमन वहीं पर है। देखें, बातें करना, धमकियां लगाना कुछ और चीज होती है, लेकिन आज खुद उनका जो इंस्टीट्यूट है वो ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ये ईरान से जो जंग है ना, ये ख्वाब ही रहेगा कि ईरान से किस तौर पर इजराइल जीत सकता है। आप जरा इजरायली आर्मी का या उनकी पावर का, जिसको इतना हाइप किया जाता है, ये भी कभी आपको बताएंगे कि क्यों इतना हाइप किया जाता है। ये कौन से थिंक टैंक्स होते हैं, बकायदा बताया जाता है कि अच्छा इजराइल इतना पावरफुल है, इसमें पंगा ना लेना। अब मुझे बताइए, इजराइल की क्या पावर सामने आई है? 15 महीनों की जंग के बाद वो चंद किलोमीटर शाम के अंदर जा सका है, और वो भी बकायदा सहूलतकारी से कि एक फौजी भी इजराइल के सामने नहीं खड़ा। ऐसे एक आइडियल सिनेरियो में इजराइल चंद किलोमीटर आगे गया है। ये 15 महीनों के बाद, मतलब आप कहते हैं कि इजराइल सबसे बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, वो कुछ भी कर सकता है, तो ये कुछ उसने किया। 15 महीनों के बाद चंद किलोमीटर शाम के अंदर चला गया, जब सामने एक फौजी भी नहीं है। तो ये पावर शावर जो है ना, ये जब ईरान के खिलाफ उतरेंगे तो पता चल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी गलती करने वाले नहीं हैं, इसलिए ये अमेरिका को बहरहाल आगे हर वक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका किसी तौर पर इस जंग की पोजीशन में नहीं है, और वो भी उसकी आखिरी गलती साबित होगी। एक बात बड़ी क्लियर है, अगर वो ईरान को खत्म कर सकते होते तो आज तक उन्होंने कर दिया होता, वो हमलावर हो चुके होते। देखिए, क्या चीज रोकती है, मुझे बताइए, ईरान पर हमले से? क्या ह्यूमन राइट्स उनको रोकते हैं? इंटरनेशनल लॉ रोकता है? क्या उनको अमन की फिक्र है? क्या फिक्र, मुझे बताइए, क्या ऐसी वजह है कि वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करते? ये ताकत है ईरान की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो तबाह कर सकते होते तो वो तबाह कर देते, लेकिन उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। बाकी धमकियां, बातें, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। ये जो इस्लामिक रिजीम है, इसको ओवरथ्रो किया जाए, अंदर से इसको डिस्टेबलाइज, सैंक्शन लगाओ, इकोनॉमी को हिट करो, ये सारा आइसोलेट करो। उससे ईरान बड़ी जबरदस्त अंदाज से निकाला। और शाम में देखिए ईरान ने कितनी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली है। अच्छा, इसके अलावा टर्की और ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टर्की एंड ईरान की हुई है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि इजराइल से मिलकर कन्फ्रंट करना चाहिए। और टर्की को जो चैलेंजेस हैं, टर्की अकेला उन चैलेंजेस के ऊपर काबू नहीं पा सकता, उसको सबकी जरूरत पड़ेगी।
اور ٹرکی کو بھی سٹیپ بیک کر کے چیزوں کو تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کتنی وہ کامیاب ہوتی ہے. غزہ میں ناظرین ایک اور بڑا آپریشن کیا گیا ہے, سٹیبنگ اٹیک, تھرڈ سٹیبنگ اٹیک. چاقو کے ساتھ, خنجر کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور کافی زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا ہے اور ایک بلڈنگ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس بلڈنگ کے اندر فلسطینی سویلینز کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا تھا, ان سویلینز کو بھی آزاد کروایا گیا ہے چاقو کے ساتھ. اندازہ کریں یہ تیسرا حملہ ہے اس ساری جنگ کے دوران جو چاقو کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ عظیم ترین مثال ہے بہادری کی, مطلب وہ اب بھی اس طرح سے بھی لڑ رہے ہیں. تو باقی سوال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے کہ آج وہ چاقوؤں سے حملہ کرنا شروع کیا ہے تو کیا شمالی غزہ میں کیا اسلحے کی کچھ کمی آ رہی ہے؟ تو یہ آنے والے دن جو ہے وہ بتائیں گے. جارڈن کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پہنچے ہیں دمشق میں اور ان کی ملاقات جولانی کے ساتھ ہوئی ہے. ملاقاتیں اب تمام مڈل ایسٹ کے مالک کی ہو رہی ہیں لیکن ابھی دھند چھٹے گی تو مزید چیزیں پتہ چلیں گی. یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.